हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में काफी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से काफी पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ट्राइंगल लॉ पढ़े थे, उसमें बताए थे कि बॉडी पर अगर दो फोर्सेस लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो, तो उसको ट्राइंगल के मदद से अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो ट्राइंगल लॉ कहते हैं। उसी तरह पैरेललोग्राम लॉ का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई दो फोर्स लग रहा है और एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रहा है, ये दोनों केस होना चाहिए, तभी हम पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहां पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक बॉडी को एज्यूम किए हैं और एक फिक्स पॉइंट से दो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। एक F1 फोर्स है, एक F2 फोर्स है। इसी फोर्स को हम यहां से उठा के यहां पर लेके आ गए। अब हम क्या किए, इसका ये फोर्स का ये वेक्टर नोटेशन है, तो ये टेल है, ये इसका हेड है। अब हम F2 को यहां से खींचे और हम यहां पर जोड़ दिए, नहीं तो F1 को यहां से खींचे और यहां पर जोड़ दिए, तो आप नोटिस करेंगे कि इसको इस तरह से जोड़ा जाए कि एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो जाए। एंड व्हेन वी ड्रॉ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, और जब हम इस पैरेललोग्राम का डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो पैरेललोग्राम बना के किसी दो वेक्टर का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे लॉ को क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। क्या डिफिनेशन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बिखरना, एक ही पॉइंट से बिखरना। इफ टू फोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अगर किसी बॉडी पर कोई दो फोर्स लग रहा है और एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तब कह रहा है फिक्स पॉइंट विथ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, देन दे आर ज्वाइंट बाय टेल हेड रूल। तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, टेल रूल से जोड़ेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे कि एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो जाए। एंड व्हेन वी ड्रॉ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वी गेट द रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम बना के अगर किसी दो वेक्टर का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे लॉ को क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम लॉ कहेंगे। तो आगे लिख रहा है कि ज्वाइंट बाय टेल हेड रूल इन सच ए वे टू फॉर्म ए पैरेललोग्राम, and when we draw the diagonal of a parallelogram from initial point to final point, we get the resultant. So a process by which resultant is calculated by the help of parallelogram is known as parallelogram law. कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, आप इसी तरह का फिगर बनाएंगे, ठीक है, यहां से हम हटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। और आप इसी तरह का फिगर बनाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे कि एक बॉडी कंसीडर करेंगे, दो फोर्स लग रहा है, एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहेगा और इसी फोर्स को यहां से उठा के यहां पर रख देना है, फिर इसको टेल हेड के रूल से जोड़ना है और इसके डायगोनल को जब हम ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इस मेथड से रिप्रेजेंटेशन करें तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड कहेंगे। मतलब F1 और F2 को जब जोड़ेंगे, इसमें याद रखना ये वेक्टर नोटेशन है, वेक्टर के मदद से जोड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। पर जब हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, इसको हम लोग फॉर्मूला बेस्ड मेथड कहते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला बेस्ड मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये फोर्स यहां पर आपको दिख रहा है कि टेढ़ा है, तो हम इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे F2 cos थीटा और F2 sin थीटा, और इसको तोड़ने पर हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल का दिख रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो इन ट्राइंगल ACD में ध्यान दीजिएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। देख लीजिए, अब यहां पर AD स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट को, तो R स्क्वायर, और AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो F2 sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा और प्लस F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकाल लेंगे, F1 स्क्वायर, देखिए F2 यहां भी है, F2 यहां भी है,
तो यहां से f2 स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देयरफॉर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, जिसको आप ऑलरेडी ट्राइंगल लॉ में भी पढ़े थे, इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तुरंत निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल का फिर से फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर C है, ये आपका A है, ये पॉइंट B है और ये D है, और इसका मैग्नीट्यूड यहां पर दिया हुआ है f2 साइन थीटा, और ये वाला पार्ट हो गया f1 और ये हो गया f2 कॉस थीटा, और ये रिजल्ट हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहां से हम लोग डायरेक्शन क्या बोलेंगे, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर f2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा f1 प्लस f2 कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर अल्फा बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा f2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 कॉस थीटा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो आई होप आपको आसानी से ये थ्योरम समझ में आ चुका होगा, इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, जिसमें अलग अलग तरह के जब एंगल के रिस्पेक्ट में हमको रिजल्टेंट निकालना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं जो पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि अगर एक ही पॉइंट से दो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, और किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो, तो वहां से एक रिजल्टेंट निकलता है, और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो था f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। थीटा क्या है, तो दो फोर्सेस के बीच का एंगल है, और डायरेक्शन क्या था, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ। एक चीज और याद रखना है, जो फोर्स ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड का होगा उसको हम लोग f1 मानेंगे, और जो छोटे मैग्नीट्यूड का होगा उसको हम लोग f2 मानेंगे। तो याद रखना है कि डायरेक्शन में tan अल्फा बराबर f2 साइन थीटा। देखिए tan का क्या फॉर्मूला होता है, साइन बटे कॉस, तो साइन हमेशा आगे रहेगा, ऊपर रहेगा, और f2 हमेशा छोटे वाले फोर्स को कंसीडर करते हैं, नहीं तो रिजल्टेंट जिस फोर्स को टच करेगा उसको छोड़ देना है, दूसरे वाले को यहां पर लिखना है। तो f2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगा। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, कह रहा है कि व्हेन द टू फोर्सेस आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कह रहा है कि व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम लाइन एंड सेम सेंस, मतलब दो फोर्स एक ही दिशा में जा रहा है और उसका सेंस भी एक ही है, मतलब दोनों या तो पुल कर रहा है, दोनों या तो पुश कर रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। अगर सेम लाइन में होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर है, तो वहां फिगर से भी देख पा रहे हो, तो कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम लोग जब इसको पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होगा, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो f1 प्लस f2 होगा। तो इस याद रखना है कि जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का होगा वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होना चाहिए। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन द फोर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरे केस में आ जाते हैं, व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट एट अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, मतलब f1 f2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो उस केस में हम जानते हैं कि cos 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का अंडर रूट, कोई कंफ्यूजन नहीं। और तीसरा आ जाएंगे, व्हेन द टू फोर्सेस हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन बट अपोजिट सेंस, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, थीटा का मान 180 होगा, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो cos
180 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर, और इस केस में रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन द फोर्स आर कोलिनियर एंड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप आपको पैरेललोग्राम लॉ, इसका स्पेशल केस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज सच दैट व्हेन एक्टिंग एट एन राइट एंगल प्रोड्यूसेस ए रिजल्टेंट ऑफ √20 and when acting at an angle of 60 degree the resultant is equal to √28. Find the magnitude of two forces। कह रहा है कि आपके पास दो फोर्स है F1 और F2, पर उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है, पर कुछ कंडीशन दे दिया है। कंडीशन ये दे दिया है कि अगर दो फोर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट √20 होगा, और अगर 60 डिग्री के एंगल पर होगा तो उसका रिजल्टेंट √28 होगा। इसका मतलब है कि एक फोर्स मेरा F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। तो कह रहा है कि अगर दो फोर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में जो रिजल्ट होगा R, उसका वैल्यू √20 होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि लेट F1 एंड F2 बी द टू फोर्सेस कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग केस 1 इसको मान लेते हैं। केस वन क्या कह रहा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 डिग्री बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रिजल्टेंट इस केस के लिए दिया हुआ है कि √20, क्या बोल रहा है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रिजल्ट का वैल्यू कितना रहेगा, √20, तो 20। यहां पर कितना पुट कर देंगे, तो यहां पर हम पुट कर देंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो उससे हमको क्या मिलेगा, 20 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए इसको हम लोग घेर भी देंगे। अब केस 2 में चलेंगे। केस 2 में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, उस केस में बताया है कि रिजल्ट कितना होगा, √28, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ रिजल्ट कितना हो गया, √28, और ये कितना हो गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया। अच्छा F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20, तो यहाँ 20 लिख देता हूँ, प्लस F1 F2 का अंडर रूट, ये हो गया √28, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 इज इक्वल टू 20 प्लस F1 F2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तो 28 और 20 को इधर भेज दिए तो क्या निकल गया, F1 F2, तो यहाँ से घट के कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू F1 F2। तो हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू F2, देख लीजिए। और हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्या था इक्वेशन 1, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 20, क्लियर है। अब देखिए F1 स्क्वायर की जगह F1 पुट करता हूं, और F2 स्क्वायर की जगह 64/F1 स्क्वायर पुट कर देते हैं। ये देखिए F2 के जगह हम पुट कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F1 का 4 प्लस 64,
और नीचे में f1 स्क्वायर आएगा, इसको इधर भेज देंगे 20f1 का स्क्वायर। देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट f1 स्क्वायर इज इक्वल टू x मान लेंगे। तो ये देखो तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे -20x और +64 इज इक्वल टू 0। अब ये तो एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग कैलकुलेटर की मदद से फटाफट इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो मॉड दाब देंगे और देखिए 5 नंबर को दाब दीजिएगा, इक्वेशन है, फिर 3 नंबर को दाब दीजिए, फिर पूछ रहा है कि a क्या है तो 1 दाब दीजिए, फिर पूछ रहा है b क्या है तो -20 दाब दीजिए, फिर पूछ रहा है c क्या है तो 64 दाब दीजिए और इक्वल टू दाब दीजिए। वहां से जो वैल्यूज आ रहा है x बराबर 16, x का मतलब क्या हो गया 16, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो गया f1 स्क्वायर। देयरफॉर f1 कितना हो गया ±√16, 4 निकल गया। और इसी का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, तो f1 को यहाँ पुट कर देंगे तो f2 का वैल्यू निकल जाएगा f2 बराबर ±2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।